हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले वीडियोस में जो हम लोग इतिहास का सीरीज में पढ़ रहे हैं लुसेंट का, तो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। और अब देखिए आगे है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो उसको कहते हैं क्या कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी कौन कौन है। साक्ष्य से जो है पुरातत्व से जो सबूत मिलते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को देखने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो कहता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, यानी जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र है इसका पिता यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यानी अलेक्जेंडर जो कनिंघम है उनको भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। ये जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजगोई है। क्या है? अभिलेख बोगाजगोई, इसको एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। इस अगर इथी में देखें, इस पुस्तक में देखें, इस अभिलेख में अगर देखें तो इस अभिलेख में जो मेन देवता है जैसे मित्र हैं, वरुण हैं, इंद्र है, नासत्य है, जिसको हम लोग अश्विनी कुमार के नाम से जानते हैं, ये सभी जो देवताएं हैं इसके बारे में बहुत अच्छा से इनका नाम मिलता है, इनके बारे में बताता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो मिला, यवन के राजदूत आपको पता होगा कौन था, तो हेलियोडोरस था। इस हेलियोडोरस से पता चलता है कि यवन के राजदूत जो है वो वेशनगर गरुड़ा स्तंभ से मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र जो होगा हाथी गुम्फा अभिलेख में होगा। उस अभिलेख का नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। सबसे पहले दुर्भिक्ष जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो शाहगौरा अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम क्या है, तो शाहगौरा अभिलेख उसका नाम है। ठीक, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख किया गया है। यानी संकट के समय में हम किस तरीक़े से अनाजों को सुरक्षित रखें जो हमको काम आए, उसके बारे में शाहगौरा अभिलेख में बताया गया है। सर्वप्रथम भारत पर हुण का आक्रमण की जानकारी जो है भित्री अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, भित्री स्तंभ लेख है उससे प्राप्त होती है भारत पर हुण आक्रमण का। उन्होंने कब आक्रमण किया, कैसे आक्रमण किया, उसके बारे में जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ईरान अभिलेख से प्राप्त होता है। ईरान अभिलेख से प्राप्त होता है। इस समय जो ईरान अभिलेख लिखवाया उस समय का शासक कौन था, तो उस शासक का नाम था भानुगुप्त। ठीक है, उस शासक का नाम था भानुगुप्त जिसने ईरान अभिलेख को लिखवाया था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो लिखा गया है उनका अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। उनका किस आधार पर लिखा गया, तो अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। यानी जो भी उनका सबूत मिला, जो भी साक्ष्य मिला सातवाहन राजाओं का, वो अभिलेख मिला है। उसके बाद रेशम बुनकर की श्रेणी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की जो जानकारी मिलती है वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखें तो कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल जो मिला है, कश्मीर में जो सबसे पुराना स्थल मिला है पौराणिक, वो बुरझोम में मिला है। ठीक, वो मिला कहाँ है, तो बुरझोम में मिला है। और इसका जो साक्ष्य मिला है इस बुरझोम में गड्ढा घर है। ठीक, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसको हम लोग कहते क्या है, तो गर्तावास कहते हैं। ठीक, इसको हिस्टोरिकल भाषा में गर्तावास कहते हैं। आपको पता होगा कि देहात वगैरह में देखिएगा लोग अगर ज़्यादा खिसिया जाएंगे तो कहेंगे तुम गर्त में चल जाओगे, इसका मतलब क्या, तो गड्ढा में जाएंगे। तो गड्ढा वाला जो घर रहेगा उसमें ऐसे भी उतरने के लिए सीढ़ियाँ रहेगी। तो हो सकता है पूछे कभी क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे, तो आहत सिक्के कहते हैं। इसी को कपारसन कहते थे। ठीक है, इसी को क्या कहते थे, तो कपारसन कहते थे। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का जो काम किया था वह यवन के शासकों ने किया था। और शासक कहाँ के थे, तो यवन के शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया था। ठीक है, याद रखिएगा लेख लिखने का काम कौन किया था, तो यवन के शासकों ने किया था। समुद्र की बिना बजाते हुए मुद्रा से पता चलता है कि वह संगीत का बहुत ज़्यादा प्रेमी था। ठीक है, अरिक मेडू पुदुचेरी के निकट है जहाँ से रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इपिग्राफी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद देखिए उत्तर भारत में मंदिरों की कला जो है, उत्तर भारत में जो मंदिर बनता है वह जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं। उत्तर भारत में मंदिर बनते हैं नागर शैली में, और दक्षिण भारत में मंदिर बनते हैं द्रविड़ शैली में। 10 से दक्षिण और 10 से द्रविड़, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, उत्तर भारत में नागर शैली में। और कभी कभी होता क्या है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों जो है ना दक्षिणा पथ है जिसको कहते हैं, दक्षिण पथ
है जो, वहाँ पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का जो मंदिर है वह एकदम एक हो जाता है। ठीक है, दोनों का मंदिर सेम रहता है, न पता नहीं चलेगा कि उत्तर भारत के बनल है कि दक्षिण भारत के बनल है, यानी दोनों का मिला जुली जब प्रभाव पड़ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं बेसर शैली। इसको क्या कहते हैं? तो बेसर शैली इसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक, बेसर शैली इसको नाम देंगे। पंचायतन शब्द संबंधित है वह मंदिर संरचना से संबंधित है, या मंदिर की रचना कैसे किया जाए उससे संबंधित है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी है कि निम्न में पंचायतन शब्द किस चीज़ से संबंधित है? मंदिर रचना, भौगोलिक रचना, इस तरीके से ऑप्शन था, तो वो रहता है मंदिर रचना से। ठीक है, एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन मंदिर कहलाती है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ये पंचायतन मंदिर तब कहलाएगा जब 4 प्रमुख मंदिरों से घिरा हुआ होगा। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, यह महाराष्ट्र का गुंडेश्वर मंदिर है। यहाँ पे देखिए ये 2 ही मंदिर हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 मंदिर उसका पीछे है। मेन मंदिर जो होता है बीच में होता है, और उसका पीछे एक यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हैं, ये छोटा वाला भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये 4 मंदिर होते हैं। ठीक है, और बीच में मेन मंदिर होता है। तो जब ऐसा मंदिर होता है तो उसको कहते हैं पंचायतर मंदिर। अब पंचायतर मंदिर के कुछ ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये खजुराहो में पड़ता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर है, ये भुवनेश्वर में पड़ता है। लक्ष्मण मंदिर है, खजुराहो में पड़ता है। उसके बाद लिंगराज मंदिर है जो कहाँ पड़ता है? तो यह भुवनेश्वर में पड़ता है। उसके बाद दशावतार मंदिर है जो विष्णु भगवान का मंदिर है, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद गोंडेश्वर मंदिर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आता है महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभी आप पढ़े थे कि एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं मेन अभिलेख को। सबसे पहला जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसके बारे में भी पढ़ा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो तिथि रहित है। इसमें तिथि के बारे में नहीं बताया गया। इसको किसने लिखवाया था? तो कलिंग के राजा खारवेल ने इसको लिखवाया था। उसके बाद अगर आगे देखें तो आता है कौन? जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो रुद्रदामन ने लिखवाया था। उसके बाद अगर देखें तो मासिक अभिलेख है। मासिक अभिलेख को किसने लिखवाया? तो गौतमी बालश्री ने लिखवाया था। उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख है, इसको समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। उसके बाद एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। उसके बाद अगर देखें तो मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख आप जानते होंगे, तो मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया था मालवा के नरेश थे। ठीक है, किसने लिखवाया? मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखवाया था। उसके बाद देखिए ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो प्रतिहार नरेश भोज ने लिखवाया था। उसके बाद देखिए भित्री और जूनागढ़ अभिलेख, तो इसको लिखवाया था स्कंदगुप्त ने। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो बंगाल के शासक पेजासन ने। तो इस तरीक़ा से अभिलेखों की जानकारी थी इसमें, और यह आपको बहुत ज़रूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा, क्योंकि इससे हमारी